हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। अभी हम लोग फ्रेंच कंपनी इन इंडिया पढ़ रहे हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है। अभी वाली पार्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट जो हमारा था एंग्लो कर्नाटिक युद्ध, उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दूसरा कर्नाटिक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1749 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था। और इस लड़ाई के पीछे कारण क्या था उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो द्वितीय कर्नाटिक युद्ध की पृष्ठभूमि भारत में प्रतिद्वंद्विता द्वारा प्रदान की गई थी। एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे थे और वो मतभेद इस प्रकार से हो गया था कि बैटल ऑफ एम्बर हुआ था वेलोर में, और उसमें अनवरुद्दीन की डेथ हो गई थी और उनका बेटा जो मोहम्मद अली था वो फंस गया था कहाँ? त्रिचिपल्ली के एक बहुत बड़े महल में जो कि फोर्टिफाइड था। और उनको पता था कि देखो, अगर बाय द वे हम बाहर निकलेंगे यहाँ से उस फोर्ट से, तो चंदा साहिब जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे और वो बैटल ऑफ एम्बर को जीत भी लिए थे, तो चंदा साहिब पूरे के पूरे इस फिराक में था कि वो उसको मार ही देगा। किसको? तो हमारे मोहम्मद अली को। तो 1748 की बात है, जब हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य के स्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब की रिहाई का यह अवसर प्रदान किया गया था। किनके द्वारा वो दिया गया था? तो वो मराठा लोग के द्वारा दिए थे। अब फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के दावों का समर्थन किया, जबकि अंग्रेज ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया था। अब इसके युद्ध के दौर क्या थे मैं आपको बताता हूँ। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों के संयुक्त सेना में 1749 में अंबर की लड़ाई में जो कि वेलोर के पास हुई थी, उसमें अनवरुद्दीन को हरा दिया था। और अनवरुद्दीन का ही बेटा था कौन? तो मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली भाग के चला गया कहाँ? तो वो भाग के चला गया था त्रिचिपल्ली के एक बहुत बड़े फोर्ट में, और इधर से पीछे पीछे चले गए कौन? तो पीछे पीछे चले गए चंदा साहिब, और वहां पे वो 53 दिनों तक, मैं आपको बताता हूँ, 4000 आर्मी के साथ वो वहां पर एकदम डट के थे कि कभी तो निकलेगा ये अंदर से। जिस दिन अंदर से निकल गया मोहम्मद अली तो मैं इसको मार डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी चंदा साहब अनवरुद्दीन जो कि मोहम्मद अली के पिता थे उसको उन्होंने मार दिया था। अब क्या है, मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया था, और डुप्लेक्स जो कि अब आपको जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स थे, कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मुगल क्षेत्रों का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया था। यहीं पर एंट्री हो जाती है डुप्लेक्स की। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, डुप्लेक्स फ्रांसिस्को डुप्लेक्स ही नहीं बल्कि अभी एक और आदमी आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। मैं आपको बताऊंगा, जो कि देखा जाए तो फ्रांसिस्को डुप्लेक्स जो थे, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, उसके देखा जाए तो वो पिताजी थे। अब मैं बताता हूं पिताजी कैसे थे, क्योंकि उनकी जो नीति थी वो डुप्लेक्स से बहुत ही बेहतरीन नीति थी। मैं बताता हूं फिर। अगस्त 1751 में केवल 210 पुरुषों की सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर हमला किया और कब्जा कर लिया। अब मैं बताता हूं ये हुआ क्या था, मैं आपको इसके पीछे की छोटी सी कहानी बताता हूं। देखो, जो रॉबर्ट क्लाइव जो कि जिनकी एंट्री हुई थी फ्रैंकोइस डुप्लेक्स के साथ में, वह एक रॉबर्ट क्लाइव कौन था मैं आपको बताता हूं। तो रॉबर्ट क्लाइव था एक फैक्टर किसको कहते हैं? तो ऐसा फैक्ट्री जो फैक्ट्री की, आपको पता होना चाहिए फैक्ट्री क्या होता है। तो फैक्ट्री होता है जो बिजनेस वगैरह करते हैं दूसरे कंट्री के साथ में। तो क्या करते थे ना, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समंदर के किनारे में एक फैक्ट्री बना लेती थी, उस फैक्ट्री से वो लोग बिजनेस को कंट्रोल किया करते थे। तो वो फैक्टर थे, और तो फैक्टर में क्या, तो फैक्टर छोटे मोटे ऑफिसर के रूप में थे। फिर उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सैंडर्स याद रखिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नर थे मद्रास के, उनको बोला क्या कि देखो भाई, अभी जो लड़ाई हुई है बैटल ऑफ एम्बुर में फ्रेंच जीत गया है, हमारी बहुत गंदी वाली हार हुई है, तो अब क्या करना चाहिए? तो अब हमको ना सबक सिखाना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसमें वो लोग क्या करेंगे कि इसमें वो लोग दिमाग लगाएंगे। अब वो बोलेंगे क्या कि अनवरुद्दीन भी मारा गया है, और अनवरुद्दीन का बेटा ना एक तरीके से पूरा का पूरा अभी फॉर्म में है, और वो फंसा हुआ है त्रिकोणीपल्ली के फोर्ट में। एक काम करते हैं, त्रिकोणीपल्ली के फोर्ट से ना उसके बेटा को हम लोग निकालते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग लगाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंदा साहिब का जो फोर्ट था, कर्नाटक का किला, वहां पे उन्होंने हमला बोल दिया। और इस हमला के कारण क्या हुआ, जो हमारे थे चंदा साहिब चले गए अपने फोर्ट को बचाने के लिए। और इसी में मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद अली को बचा लिया गया, और मोहम्मद अली ने इस केस में क्या किया था कि चंदा साहिब को इसी लड़ाई के टाइम में मार भी दिया था। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? ये अभी आने भी वाला है ये बात। आप देख सकते हैं, देखो, हाँ, अब इसके बाद में छोटा सा एक और कंडीशन बताता हूं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद कौन करके था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव थे, उनको मदद करने के लिए बहुत सारे मतलब टेरिटरी से लोग हेल्प कर सकते थे। कहाँ कहाँ से? तो मराठा चीफ्स, मैसूर, तंजौर, देखो अलग अलग जगह से उनको हेल्प मिल रहा था। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी सिर्फ एक ही जगह कंपनी थी और वो कंपनी से ही उनको सिर्फ मदद मिल रही थी। वहाँ पर भी दिखाई दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए चंदा साहिब का मतलब जो मौत हुई उससे पहले क्या हुआ था, मैं आपको घटना बताता हूँ। तो चंदा साहिब को पता चला कि भाई हमारे जो मेरा जो किला है उस पर क्या किया है, चढ़ाई कर दिया गया है। तो वो लोग क्या किए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल लॉ, उनके साथ साथ वो श्रीरंगम के पास में एक आइलैंड है वहाँ पर जाके वो छुप गए। और क्या बताता हूँ, ये जो फोर्टिफिकेट मतलब जो कर्नाटक का किला था जिसपे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चढ़ाई की थी, तो उसको तो उन्होंने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब जो अनवरुद्दीन का बेटा था जिनका नाम था मोहम्मद अली, वो श्रीरंगम में जा करके किसको, चंदा साहिब को ढूंढ निकाला और अपने बाप के मौत का बदला वहां पे वो ले लिया। अब बाप की मौत का बदला लिया, अब तो डेथ हो गई। अब इसमें क्या हुआ, जो मोहम्मद अली थे उनको पूरा का पूरा कर्नाटक जो मतलब कर्नाटक का प्रांत था वहाँ के उसको नवाब बना लिया। तो यहाँ से शुरू, यहाँ तक हमारी कौन सी बात हुई? तो यहाँ तक बात हुई कि इस प्रकार से मतलब कोई एम्पायर का पूरा ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कर्नाटिक वॉर का थर्ड वर्जन आता है, उसको हम लोग समझते हैं क्या हुआ था, ऐसा क्या कारण हुआ था जो कर्नाटिक वॉर हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक और बात आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनके बारे में मैं छोटा सा एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ना वो कुछ ज़्यादा ही पैसा हिंदुस्तान में खर्च कर रही थी, ठीक है। इसीलिए डुप्लेक्स जो थे, आपको पता होना, डुप्लेक्स को 1754 में क्या किया था, वापस फ्रांस बुला लिया गया था। और अब एक दूसरे वहाँ से एक मतलब बहुत बड़े मतलब देखा जाए तो गवर्नर ही रूप में एक आदमी को भेजा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। अब इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा, 1758 में काउंटेल डी लैली की तरह फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविस और विजयनगर पे 1758 में अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद भारत में युद्ध के दौरान वांडीवास की लड़ाई हुई थी, इंपॉर्टेंट लड़ाई है। तीसरा कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 में हुई थी। तमिलनाडु के वांडीवास, जो कि वंदवासी नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी द्वारा जीती गई थी। तो पहले तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, कौन सी लड़ाई, बैटल ऑफ अंपुर। अब क्या हुई थी, अब वाली लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। नेक्स्ट था पेरिस की संधि, 1763 में हुई थी। भारत के फ्रांसीसी कारखानों की बहाल कर दी गई थी। अब पेरिस की संधि भी क्यों हुई थी कि बार बार यूरोप में जो लड़ाई वगैरह हो रही थी इसके कारण पूरा माहौल गर्म हो गया था, इसलिए पेरिस की संधि भी करी गई थी। 1759, आपको इसको याद रखिएगा, 1759 का लड़ाई जो बिदरा की लड़ाई थी, इसमें डच, पुर्तगीज, फ्रेंच सभी लोग हार गए थे, याद रखिएगा। इसके पहले की लड़ाई में सभी लोग हार गए थे, लेकिन छोटी छोटी टेरिटोरी में वो लोग लिमिटेड एरिया में काम फिर भी कर रहे थे। वांडीवास की जीत के बाद भारत में कई यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देना पड़ा था, ध्यान रखिएगा इसको, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग माइंड करके रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है अंग्रेजी सफलता और फ्रांसीसी विफलता के कारण। क्या ऐसा कारण हुआ था जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा सफल हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी? तो देखो इसके लिए बहुत सारे कारक बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बनता है बैटल ऑफ पलासी 1757 का। देखो यहीं से शुरू हो जाती है। देखो 1758 से हम लोग, बैटल ऑफ बेदारा तो 1759 में लड़ा गया था, लेकिन चीज़ों की शुरुआत ऑलरेडी पहले हो गई थी। तो ये शुरुआत हो गई थी पलासी वाली बैटल की, ध्यान रखिएगा। तो पलासी ऑफ बैटल एक समझो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद 1764 का टाइम आया था, यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो और इसके साथ साथ में ब्रिटिश का सबसे बड़ा दुश्मन का खात्मा देखो कर चुकी थी, अपनी सबसे बड़ी, ब्रिटिश अपनी सबसे बड़ी जो दुश्मन थी फ्रांस, उसका भी अपना खात्मा कर दी थी। और इनके सफलताओं के कारण एक नहीं थे, बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाया जाए तो सरकारों के द्वारा चलाई जाती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कंट्रोल करने के लिए वहाँ के गवर्नर्स हुआ करते थे, जो ऑर्डर देते थे उसी प्रकार से चलता था। साथ में वो लोग थोड़ा देखा जाए तो मोनोपोलाइज कर लिए थे अपने आप को नॉर्थ अमेरिका में। वो मतलब नॉर्थ अमेरिका को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। साथ में
जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको अपने यहाँ के लोगों से मतलब हिंदुस्तान के लोगों से कम मदद मिल रहा था। साथ साथ में उनकी जो नेवल फ्लीट थी मतलब जो जहाज वगैरह वो लोग यूज़ करते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो भी उतने अच्छे डेवलप्ड जहाज नहीं थे। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, पुर्तगाली जो भी थे उन लोगों की जहाजी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉर्ड्स भी मतलब देखा जाए लॉर्ड थे, उन सभी के बारे में भी आपको बताता हूँ, जैसे लॉर्ड क्लाइव, सर लॉरेंस, ये सब थे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जोसेफ डुप्लेक्स थे और एक काउंटा डी लैली थे। तो जोसेफ डुप्लेक्स को तो वापस बुला लिया गया था दोबारा फ्रांस में, और उनके जगह पे जो काउंटा डी लैली आए वो थोड़ा सा देखा जाए तो वो अपना ही फायदा ज़्यादा देख रहे थे। फिर इसके बाद आती है, देखो मैंने इस चीज़ को बताया, अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी, सरकार का काम था। दूसरी फ्रांस कंपनी किसके कंट्रोल में थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। मैंने इन चीज़ों को आपको बता दिया। और उसके बाद क्या कि अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी सेना से भी श्रेष्ठ थी। अब अंग्रेज के पास 3 जगह थे, ये ध्यान रखिए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रांसीसी के पास सिर्फ पोंडिचेरी था। एक जगह से बिजनेस कर रहा था और ये अलग अलग जगह से बिजनेस कर रहे थे। और जो कर्नाटिक वार, दूसरे सेकेंड कर्नाटिक वार में भी जो फ्रांसीसी लोग थे उनके भी हार के पीछे यही कारण था कि कर्नाटक, बॉम्बे और मद्रास से उनको हेल्प करने के लिए, जो आपको बता देता हूँ, सेना, हेल्पिंग जो सेना था जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट सेना भी कहते हैं, वो आ गई थी हेल्प करने के लिए। लेकिन पौंडीचेरी पर ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुकी थी, तो उनको हेल्प करने भी नहीं आया था, इसलिए फ्रांसीसी लोग का खेल वहीं से खत्म हो गया संपूर्ण रूप से। और दूसरा और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट आप इसको कह सकते हो कि फ्रांसीसी सब सिर्फ उनको व्यवसाय करने पे ज़्यादा ध्यान था, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यवसाय नहीं, वो यहाँ के लोगों पे भी अपना कंट्रोल चलाना चाह रही थी। और बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह के कारण और लोकलों को मदद करने के कारण जो है ना, सो फ्रांकोइस डुप्लेक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान में खर्च कर लिए थे। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं से वहाँ के उनके मतलब जो वहाँ के बड़े बड़े वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उनको फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को वापस से बुला लिया गया था। तो यही सब कारण था जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि असफल हुई थी। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम ढंग से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आ सकता है। देखो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताया हूँ ये एक स्टोरी नुमा है। आप इस स्टोरी नुमा को अगर आप बुक पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझना चाहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने आपको एक ओवरऑल खाका बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी, लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया या फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसको आप स्पेक्ट्रम से या फिर टाटा मैग्रो से कोई बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से नहीं पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मैप्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसी ऐसी बदले की भावना है। अनवरुद्दीन का बेटा बदला ले लिया चंदा साहिब से, तो चंदा साहिब से बदला क्यों लिया, क्योंकि चंदा साहिब ने मारा था अनवरुद्दीन को। तो ये बदले की आग, ये सब चीज़ अच्छे से आप लोग बुक से भी समझ सकते हो। मैंने जो अपने कंटेंट को बताया, अगर आपको यहाँ तक देख रहे हो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आई नीड सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छी क्वालिटी को आपको दे पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।